गुरुग्राम के मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हूँ और मेरे साथ हैं उद्योगपति जितेंद्र सिंह राणा। जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से आते हैं, मतलब आपका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है, कहाँ है? मैं जितेंद्र राणा, मेरा गांव है महावतपुर, शामली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं 2000 में आया था अप्रैल में गुड़गांव में। क्या शिक्षा लेके आए थे आप? मैं हाई स्कूल करके इधर गुड़गांव में आ गया था। तो मेरे पिताजी ने एक बात कही थी मेरे से, क्योंकि मेरे परिवार के भी कुछ लोग पहले नौकरी पे जाते थे, वो कुछ कहीं चले गए, 1 हफ्ते में वापसी आ गए, 10 दिन में वापसी आ गए, तो लोग उनका मजाक बनाते थे। तो मेरे पिताजी ये नहीं चाहते थे कि भाई मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी कोई वो हो कि वो कल को नौकरी पे जाकर वापसी आए और फिर लोग मजाक बनाएं उस बात का। तो उनका कहने का मतलब था कि भाई जो काम करो तो शिद्दत से करना। यस, मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि भाई क्या तो जाना मत, और जाओगे तो फिर वापसी मत आना। वो बात मेरे दिमाग में थी। मैं 300 रुपये लेके गाँव से आया था गुड़गांव में 2000 में। तो मैंने ये तय कर लिया था कि जो भी हो जाए वापसी तो जाना नहीं। उस कमिटमेंट के बेस पे मैंने छोटी छोटी नौकरियां करी, बहुत छोटे लेवल पर नौकरी की। तो आज लोगों को मतलब ये सब दिखता है कि यार वो सोचते पता नहीं इसको कहाँ से क्या किया, लेकिन वो जो 20 साल की मेहनत है वो मुझे पता है। मैं 7 किलोमीटर पैदल जाता था। मुझे पहली साइकिल खरीदने में लगभग 8 महीने लग गए थे। तो यहाँ पर आके आपने काम क्या किया, मतलब हेल्परी में क्या काम किया? मैं सबसे पहले हीरो होंडा कंपनी है गुड़गांव में, वहाँ पे नौकरी लगा था सबसे पहले। ठेकेदार के पास? एक ठेकेदार के पास। और वो पहला ही काम इतना हार्ड मिला कि मुझे कंधे पे रख के 20 फीट का चैनल होता था, ऊपर कोई स्टोर बनने लग रहा था, उसको हम दूसरी मंजिल पे लेके जाते थे। तो मुझे लगा कि यार ये इतना हार्ड काम है तो कैसे करेगा। तो वो मैं करता रहा, लेकिन साथ में दूसरी नौकरी ढूंढता रहा। दूसरी ढूंढते ढूंढते 10-1 दिन बाद मुझे दूसरी कंपनी में एक नौकरी मिल गई। मैंने वो वाली नौकरी छोड़ दी। दुख की बात ये हुई कि वो मेरे 10 दिन के पैसे उन्होंने नहीं दिए। हाँ, वो तो यहाँ एनसीआर में मुझे पता है ठेकेदार खा जाते हैं। हाँ। उसके बाद में एक संधार कंपनी थी, उसमें जाकर एज ए प्रेस ऑपरेटर लग गया। बट प्रेस ऑपरेटर की सैलरी उस टाइम लगभग ऐसी थी 1800-1900 रुपये। मैंने शुरुआत तो 1400 रुपये से की थी। तो फिर मुझे दिखा कि वेल्डर की सैलरी थी उस टाइम 2600 रुपये, कि यार ये वेल्डर को पैसे ज़्यादा मिलते हैं और ये टेक्निकल काम भी है, तो तू वेल्डिंग सीख ले। तो मैं पानी की बोतलें लेके जाता था वेल्डरों के पास कि जी आप पानी पियो और मुझे एक पीस बना लेने दो। वो धीरे धीरे बेचारे सिखाते, मैं धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी वेल्डिंग सीख गया। सीखते सीखते मैं दूसरी कंपनियों में चला गया। तो ऐसे करते करते मैं वेल्डर बन गया। मैंने 1-1.5 साल तक वेल्डिंग से एज ए वेल्डर नौकरी की। फिर लगा कि यार ये वेल्डिंग का धुआं अंदर आता है, आंखों में लाइट लगती है, ये तो बड़ा हार्ड काम है। तो कुछ ऐसा काम हो, मैं साथ साथ पढ़ाई करता था। टाइम का मैं ना पहले ख़राब करता था, टाइम का यूटिलाइज मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि टाइम की मैं एक बात समझता हूँ कि अगर टाइम को आप बर्बाद कर रहे हैं तो टाइम आपको बर्बाद कर रहा है, आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। तो मैं उस टाइम नौकरी के साथ साथ शाम को पढ़ाई भी करता था और मैं कंप्यूटर सीखता था। तो मेरा सीखने में पहले भी रुचि थी और आज भी है। तो मैं फिर ये करते करते फिर सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करने लगा। फिर मुझे एक कंपनी ने सत्यम ऑटो में, जहाँ से मैंने कैरियर की स्टार्टिंग की थी, वहाँ पे मेरी मतलब 2004 आ गया था तब तक। तो वहाँ पे मुलाकात हुई मिस्टर ओमपाल टाया से। ओमपाल टाया जी आजकल तो कनाडा हैं, वो उस टाइम HR में मैनेजर थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार जितेंद्र तू बढ़िया वेल्डर है और हम तेरे को ना लाइन लीडर बनाना चाहते हैं। हम बाहर से हिमाचल हो गया, अदर स्टेट से लड़के लेकर आया करेंगे फ्रेशर ITI, और तू उनको ट्रेनिंग दिया कर। तो मुझे भी लगा कि यार वेल्डिंग करने से तो पीछे छूटेगा, एज ए ट्रेनर काम करूँगा। फिर मैंने बोला सर आप इतनी मेहनत करके इतने लोग लेके आते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा नहीं आता। तो लोग भी आप मैं ही ले आऊँ? हाँ, तो मैं ही ले आऊँगा, लोग मेरे जानकार है मार्केट में, क्योंकि मैं वेल्डिंग करता था। तो आपने मतलब एक तरह से वो प्रोडक्शन का ठेका ले लिया? नहीं, ठेका बाद में लिया। अच्छा अच्छा। एज ए सुपरवाइजर मैं उनको आइडिया दिया कि मैं वेल्डर सीखे सिखाए वेल्डर मार्केट से ले आऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं दूसरी कंपनी में जाने लगा और मैं वैसे वेल्डर लेके आने लगा। अब कंपनी को भी
एमडी साहब वहाँ से शीशे से देखते थे कि यार ये लड़का छोटा सा, ये रोज की 10-5 लोग लेके आता है, मैन पावर का क्राइसिस था, लेकिन मैं रोज की लेके आता, तो मैंने उस कंपनी की मैन पावर पूरी कर दी। तो मालिक को दिखाई देगा कि यार ये लड़का मेहनत करता है, तो एक पॉजिटिव मालिक के दिमाग में मेरे प्रति इमेज बन गई। फिर कंपनी ने 2008 आते आते रोबोटिक सिस्टम पर जाना था कंपनी को, कि मैनुअल काम हमें कम करना है, आगे जमाना बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हमें रोबोटिक प्रोसेस पे जाना है, तो रोबोट लगा दिया। अब उस रोबोटिक लाइन पे 28 इंजीनियर फेल हो गए थे, वो उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं लेकर आ पा रहे थे। मालिक मेरे पे विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा, समीर मुंजाल जी, उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी कि ये लाइन जितेंद्र राणा को दे दो और देखते हैं वो चला देंगे कि नहीं। मैंने बड़ी मेहनत करी, बहुत भयंकर मेहनत करी। मुझे आज भी याद है, मैं 16-16 घंटे कंपनी में उसी लाइन पे घुसा रहता था, और मैं उस लाइन को 3 महीने में सक्सेस करके बाहर निकला, जब तक उस पर पूरी प्रोडक्शन नहीं आने लगी क्वालिटी के साथ। फिर मैं एमडी के पास गया कि जी ये काम आप मेरे को ठेके पे दे दो, इससे आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी और आपको स्टाफ भी नहीं रखना पड़ेगा इतना। कंपनी ने टेस्टिंग के लिए मुझे एक लाइन दे दी, सपोर्ट की बहुत समीर मुंजाल जी ने, बड़े अच्छे आदमी हैं समीर मुंजाल जी, उन्होंने मुझे एक लाइन दे दी, मैंने उस पर काम करके दिखा कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ, और मैंने उस टाइम 2012 में अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी RMS एंटरप्राइजेस की। फिर एक लाइन से मुझे कंपनी को जब अच्छा लगा तो दूसरी लाइन दे दी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते उस कंपनी का पूरा काम मेरे को मिल गया। फिर कंपनी दूसरी जगह दूसरे शहरों में अपने प्लांट लगा रही थी, तो वहां भी मेरे को लेगी। तो अब आपको जो ये जो मेन पावर का जो काम मिला, तो ये कब मिला? 2008 में? 2012 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत। अच्छा, 2012 से जी। तो अब आपके पास कितने एम्प्लॉई हैं जो मैन पावर इन कंपनियों में आपके काम करते हैं? अभी लगभग मेरे पास 2500 के करीब मैन पावर है। 2500 के पास? यस। अच्छा, ये मेन पावर सप्लाई करने के बाद फिर आप ये जो प्रोडक्शन लाइन के आ गए, जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो चेसिस बनाते हैं, तो फिर ये एकदम से भाई आइडिया कैसे आया? क्योंकि आपका काम चल रहा था। हाँ। तो आदमी का पेट भरा होता है तो वो कोशिश नहीं करता, तो आपने फिर ये प्रोडक्शन लाइन में आने का कैसे सोचा? नहीं, मैं देखो एक चीज मानता हूँ, पेट तो आदमी का गांव में भी भर जाता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है इंसान को पहले मेहनत करके बिजनेस करें। तो मुझे लगा कि भाई ये मैन पावर वाला काम तो ठीक चल ही रहा है, तो अब ऐसा काम करा जाए कि जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाके देखें कि लोग कहते हैं ना कि राजपूत बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस का भी नहीं पता, तो मुझे वो लगा कि भाई एक बार करके देखना चाहिए। तो उस बात को सोचते हुए, और ईवी इंडस्ट्री अब आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर है, तो मुझे चेसिस बनाने का एक्सपीरियंस था ही, तो मैंने कंपनी से मार्केट में बैठे हैं तो संपर्क भी हैं, तो कुछ कंपनियों से हमने टाई अप किया, तो हम ईवी का चेसिस लेकर हम पहला प्रोजेक्ट लेकर आए 2020 में। तो अभी आप कौन कौन सी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपको मैं बताऊं कि आप जो ईवी यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी जो स्कूटीज है जो बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली, उनके आप चेसिस बनाते हैं, तो वो चेसिस किन किन ब्रांड्स के लिए आप बनाते हैं? अभी हम हीरो इलेक्ट्रिक का चेसिस बनाते हैं, ओकाया के लिए चेसिस बनाते हैं, और बेलिंग कंपनी है चाइना की, उसके लिए ओकिनावा है, इनके सबके हम, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर हैं, जो मेन कस्टमर है वो यही है। तो अब ये चेसिस बनाने के बाद में आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने का भी? हाँ, मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने का भी टारगेट है, जिसपे हम ऑलरेडी मेरी टीम लगी हुई है, और हमने कुछ सैंपल के तौर पे 40-50 स्कूटियाँ बनाई भी हैं, कुछ मार्केट में हमने अभी भेजी हैं गाड़ियाँ, जिनका रिजल्ट अभी आएगा, उनके सारे हम एक रिपोर्ट बन के आएगी, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, वो सब की रिपोर्ट पे फिर जो माइनस पॉइंट होंगे उन पे काम करके फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में हम उतार देंगे। तो आप मतलब आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका तैयार है और वो अभी टेस्टिंग फेस में है, वो चल रहा है? बिल्कुल। तो आप जितेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने एक बेल्डर से लेकर के ये उद्योगपति बनने तक का सफर तय किया है। आपका कहने का है कि आप मेहनत कीजिए, आप कितनी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपका ये कहने का है कि यदि आप मेहनती हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो लोग अपने आप आएंगे, अच्छे लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि मुंजाल साहब ने मेरे को आगे बढ़ाया, तो यदि आप भी ईमानदारी से काम करेंगे
तो आपको भी लोग इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और है, जाते जाते एक मेरा सवाल है, आप ये बिजनेस में इतना जो जोखिम उठाते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि भाई मैं नीचे चला जाऊंगा? ये जो आपने सवाल पूछा है, मेरे किसी मित्र ने भी पूछा था जब मैंने ये फैक्ट्री लगाई, तो 1.5 साल पहले वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने पूछा कि यार आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा जोखिम है, आपको डर नहीं लगता? तो मैंने उनसे एक बात कही थी, मगर मैं 300 रुपये लेकर आया था गाँव से, जब तक जेब में 300 रुपये हैं तब तक तो डर लगता है, जिस दिन 300 से कम हो जाएंगे उस दिन डर लगेगा, उस दिन सोचेंगे। उस दिन सोचेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो जोखिम ले रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि मैं जब गांव से 300 रुपये लेके आया था, यहाँ बेल्डर बना था, जब उस लेवल तक जाऊंगा तब तक तो मैं नीचे गिरूंगा नहीं, तो मेरे डर किस बात का? तो जोखिम उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा और आप भी इनसे प्रेरणा लेके इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।